चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। एंशियंट टाइम में अरिस्टोटिल ने कहा था कि वी कैन डिवाइड द मैटर इनटू इनफाइनाइट पार्टिकल। कोई भी चीज ले लेते हैं मैटर को, तो अरस्तु ने कहा था कि हम उसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने नंबर में? अरिस्टोटिल था, बट उन्हीं का एक शिष्य था, ही वाज द डेमोक्रिटस। अरिस्टोटिल का एक प्यूपिल था। Democritus was the pupil of Aristotle, but he told that we cannot divide infinitely to matter. Only we can divide the matter to a finite particles, and after that it will be undividable. So further it cannot be divided. यानी कि डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर को हम एक निश्चित टाइम तक ही क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग उसे डिवाइड नहीं कर देंगे, वो अनडिवाइडेबल होगा। उस अनडिवाइडेबल का मीनिंग उनकी लैंग्वेज में होता था एटोमोस। एटोमोस मीनिंग होता था अनडिवाइडेबल। क्लियर है? फिलॉसफी थी कि एटम कैन बी मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्टिकल्स। उस समय वो लोग कहते थे कि जो मैटर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना है। जल वायु अग्नि, जल वायु अग्नि, जल वायु अग्नि और पृथ्वी, बस ये 4 मैटर से मिलके बना हुआ है, ऐसा वो लोग बोलते थे। हमारे इंडियन फिलॉसफी में 5 है, जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी, तो 5 है हमारे मतलब इंडियन सिस्टम में। बट उनके टाइम उस समय कहते थे कि जो भी मैटर बना वो 4 तत्वों से मिलके बना था। क्लियर है? ये उनकी फिलॉसफी थी। और फिलॉसफी में अरिस्टोटल का फिलॉसफी आपने जान ही लिया। रामदत्त, हेलो। यस सर। हाँ चलिए, ऑनलाइन रहेगा। अरिस्टोटल की फिलॉसफी आपने जान ही लिया। अब उसके बाद डेमोक्रिटस उन्हीं का शिष्य था, और उसने कहा कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनफाइनाइटली, आफ्टर सम टाइम इट विल बी अनडिवाइडेबल मीनिंग द एटोमोस। तो वर्ड क्या नाम था? एटोमोस। तो उसके बहुत दिनों के बाद आते हैं हम 1803 में। कब आते हैं? 1803 में, यानी बहुत सालों बाद, कई हजारों साल बाद 1803 की बात कर रहे हैं हम। 1803 में नाम था साइंटिस्ट का जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन था इनका, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने डेमोक्रिटस की थियरी को ही फॉलो किया, और उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थियरी के नाम से एक थियरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थियरी। इसमें उन्होंने कहा कि मैटर कैन बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। यानी एटम को हम लोग तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। मैटर को, यानी मैटर कैन बी डिवाइडेड टू अ फाइनाइट पार्टिकल एंड दैट इज एटम, एंड वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड द एटम। यानी कि मैटर को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलेगा वो मिलेगा एटम। तो जो एटम वर्ड है उन्होंने डेमोक्रिटस के एटमोज वर्ड से ही लिया था। क्लियर है? डेमोक्रिटस के एटमोज वर्ड से ही लिया था। तो आई थिंक एटम वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड का इस्तेमाल किया सबसे पहले, एंड ही टोल्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आया? मतलब डाल्टन, अब डाल्टन ने कहते थे कि एटम मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो हर रिएक्शन में पार्ट लेगा। उसकी थियरी में कई चीजें हैं कि मतलब इक्वल सेम एलिमेंट के एटम एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। यानी शेप और साइज में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और ये एटम्स मिला, कई एटम्स मिल करके निश्चित रेशियो में क्या करते हैं, वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो ये एटम की एटॉमिक थियरी थी। वी हैव नॉट टू गो टू दैट, आप पहले से केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी ये। तो हु डिस्कवर्ड एटम? सबसे पहले जो वो एटम वर्ड आया, एटम वर्ड को किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया? रामदत्त, टेल मी। किसने एटम वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया? जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। हु डिस्कवर्ड एटम?
एक्चुअली जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड एटम। एटम की डिस्कवरी किसने करी बताइए? रामदत्त, अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस सर। हु डिस्कवर्ड एटम? सर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी उस पर नहीं जाते हैं, बाद में आता है। अब आता है अल्फा कैथोड रेस, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। अब सर जे थॉमसन। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट एवरीवन नोज इट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट सब कोई 11th की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या था कि सर जे डाल्टन, सर जे थॉमसन थे, उन्होंने लिया एक तरफ एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया था, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड ले लिया। मान लेते इस तरफ कैथोड है और दूसरे तरफ यहाँ एनोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है। क्लियर है? इनको हाई वोल्टेज बैटरी से क्या किया था, जोड़ दिया था। हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया था। तो जब इसमें जो प्रेशर बहुत कम किया था 0.01 मिलीमीटर, और जो वोल्टेज है 10,000 वोल्टेज कर दिया था, 10,000 वोल्टेज के करीब कर दिया था। तो उस समय जो है देखा कि कैथोड से कुछ रेज ऐसे निकली जो इनेट की तरफ जा रही थी। तो बाद में उन्होंने सर जे थॉमसन ने क्या किया, इन रेज को क्या किया, स्टडी किया। और इन रेज को स्टडी किया तो पाया कि ये जो रेज जा रही हैं, कैथोड रेज इनको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कैथोड से निकली थी, therefore it is called cathode ray. Cathode rays are composed of the cathode rays are composed of the electrically negative particles, यानी कि इलेक्ट्रिकली नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के कैथोड रेज बनी हुई। यानी कैथोड रेज में क्या था, एक पार्टिकल था जो नेगेटिव था। अब इन पार्टिकल्स का नाम सर जे थॉमसन ने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। क्या रखा? इलेक्ट्रॉन रखा। तो ये 1997 की बात है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज 1997 में सर जे थॉमसन ने किया। क्लियर है? तो सर जे थॉमसन ने सर डाल्टन को कहा कि जो आपने कहा था कि एटम अनडिवाइडेबल है, मैंने उस एटम में से तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया उसमें से। यानी उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। साथ ही साथ उसने कहा कि जितना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन ने करी, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं। बस उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज के बारे में और डिटेल वो नहीं जानते थे। बस उसने कहा कि जितना एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से एटम क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी सर जे थॉमसन ने, तो सबने कहा कि चलो नेगेटिव पार्टिकल इसके अंदर से मिला, इसका मतलब कि अगर न्यूट्रल क्यों है एटम, तो उन्होंने कहा कि जितना नेगेटिव पार्टिकल है उतने क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो जरा आप देखते हैं हम अब क्या हुआ कि यानी कैथोड रेज की डिस्कवरी है, बहुत ज्यादा उसमें हम नहीं जाना है। हमें मेन हमारा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है एक्चुअली? जब बात आई कि जो है सबने कहा कि जब आपने कहा कि खोज के अंदर से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो डाल्टन के एटम को आपने तोड़ दिया। तो अब बताइए एटम के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहे हैं और प्रोटॉन कहाँ रह रहे हैं, उसको बताना है। तो सर जे थॉमसन ने 1998 में, 97 के बाद सर 1998 में जो है इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। पहला एटॉमिक मॉडल जो था, यानी एटम के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले जो पहला एटॉमिक मॉडल है, इट वाज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्योंकि उससे पहले कोई थॉमसन मॉडल नहीं था। जो डाल्टन का एटॉमिक थियरी थी, डाल्टन की क्या थी, एटॉमिक थियरी। तो वो थियरी थी, यानी एटम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, एटम क्या होता है, कैसे होता है। बट एटॉमिक मॉडल में अंदर, एटम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे एटम रहता है, उसके बारे में सबसे पहले जो अनुमान लगाया था, जो अपनी थियरी दी थी, वो थॉमसन ने दी थी, जिसे हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो हम चलते हैं, अब इसी पर चलेंगे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, all the positive charges spread out throughout all the atom. पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड, से फैला हुआ होता है, जस्ट लाइक द सूप ऑफ द वाटरमेलन,
कह रहा एटम एकदम वाटरमेलन के तरह से होता है। पहले सर जे जे थॉमसन ने कहा एटम कैसा होता है, वाटरमेलन की तरह से होता है, तरबूज के जैसा होता है। वो एटम कैसा होता है, तरबूज के जैसा होता है। और उन्होंने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो जैसे सूप पूरा फैला हुआ रहता है, जैसे सूप फैला हुआ रहता है, सूप मतलब उसके अंदर का जो गुद्दा होता है, यानी कि जैसे पूरा का पूरा गुद्दा जो है उसके अंदर फैला हुआ रहता है, उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भी पूरा एटम के अंदर फैला हुआ है। क्लियर है। अब फिर उन्होंने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला है, फिर कहा कि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर बस धंसे हुए, negatively charged electrons are embedded in it just like the seeds of the watermelon। कह रहा है कि जैसे वाटरमेलन के बीज होता है, सीड्स होता है इसके अंदर में धंसा हुआ, उसी तरह से इसके सीड्स के उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर क्या होते हैं, धंसे होते हैं। यानी कि once again I am going to tell you the Thomson's atomic model। According to Thomson's atomic model, all the positive charge is spread out throughout all the atom, and just like the soup of the watermelon is spread out throughout the whole the watermelon, and all the electrons are embedded in the atom just like the seeds are embedded in the watermelon। यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या था, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ था जैसे कि वाटरमेलन का सूप होता है उसका, और उसके बाद पूरा बीज जैसे वाटरमेलन में धंसा हुआ रहता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। It was the Thomson's atomic model। ये था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। Every atom is uniform sorry, every atom is uniformly positive charge sphere of radius of the 10 to power minus 10 meter in which entire mass is uniformly distributed and negative charge electrons are embedded randomly। The atom as a whole is neutral। पहले देखें यहाँ पे लैंग्वेज है उतना इजी नहीं है, हमने आप जो बताया तो आप वो उस लैंग्वेज को लिखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशंस मींस ड्रॉबैक्स। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स। तो इनका जो एटॉमिक मॉडल था, जो स्पेक्ट्रम सीरीज था, जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से निकल रहा था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा इनका जो था क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बाद में हमारे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो सर जे जे थॉमसन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन आपको मैं इन सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूं, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने कहा था कि जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धंसे हुए, तो अगर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिले हुए, इट मींस दैट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर टचिंग टुगेदर, और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को टच कर देगा तो ऐसे केस में दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हम नॉर्मली जानते हैं ये क्या होता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये नष्ट हो जाता, एटम ही नष्ट हो जाता, जबकि एटम नष्ट नहीं होता है, एटम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी एक ड्रॉबैक था। तो एक दो यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम लाइट्स को जो है ना हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी जो रदरफोर्ड का था उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। साथ ही साथ ये भी था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक साथ उन्होंने गुथा हुआ बता दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये था आपका ड्रॉबैक्स। अब हम बात करेंगे आगे Rutherford's atomic model, but before going to Rutherford's atomic model, I have to tell you the alpha particle scattering experiment। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इधर देखा जाए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो है आपका लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ रेडियो एक्टिव मटेरियल
उसमें शायद इन्होंने लिया था यूरेनियम, एक बार देख लीजिएगा, रेडियोएक्टिव मटेरियल था। अब यहां से इस रेडियोएक्टिव मटेरियल से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। इस अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल था, यानी पतली सोने की पतली पन्नी ले ली, चादर ले ली, इसे हम थिन गोल्ड फॉइल बोलेंगे, यानी सोने की बहुत सोने को पीट पीट करके। अब क्वेश्चन आता है कि सोने को ही क्यों लिया, क्योंकि सोना बहुत ही मेलिएबल होता है। अब ये इसको पीट पीट करके चादर के रूप में, एकदम बहुत पतली चादर के रूप में कर सकते हैं। तो उनका मानना था मैंने इतना उससे सोने को पतला कर दिया है, जस्ट लाइक कि वो, यानी कि गोल्ड फॉइल इतना पतला है कि समझ लो कि एक एक एटम बस लगे हुए, बस उसके अंदर एक एक एटम, यानी कि बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने, और उन थिन गोल्ड फॉइल पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दिया। यानी कि रदरफोर्ड bombarded the alpha particles on the thin gold foil, and he noticed three things, and he observed three things. उन्होंने साथ ही साथ पीछे क्या लगा दिया था, जब ये स्क्रीन थी, स्क्रीन के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की, ये ध्यान रहे, जिंक सल्फाइड JDNS की स्क्रीन लगा दी थी जिंक सल्फाइड की, जिसकी वजह से क्या होता था, पोजीशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर नोटिस्ड। क्या होता था, जहां पे अल्फा पार्टिकल अगर सीधे गया तो यहाँ अल्फा पार्टिकल इधर टकराया तो यहाँ पे, तो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन की वजह से स्पार्क पता चल जाता था, यानी कि अल्फा पार्टिकल किधर गया, किस डायरेक्शन में गया, स्क्रीन पर आगे से राउंड से चारों तरफ से उसे देखते हुए जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दिए। यहाँ पे जो कि स्क्रीन ये था, तो पूरा सेटअप, पूरा एक सेटअप एक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स था जो लेड बॉक्स के अंदर, लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ था, वहां से निकलने वाला अल्फा पार्टिकल को पास कराया उन्होंने, वहां पे पास कराया क्या, गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल से जब गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने एक लेड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी थी, जिससे अल्फा पार्टिकल की पोजीशन नोटिस की जा सके। अब उन्होंने तीन चीजें पाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों पे बात करते हैं। पहले पाया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, पहला कि ये कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। दूसरा ये कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स बैक on returns few alpha particles deflected on their path, यानी सीधे गए थे बट थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे कुछ अल्फा पार्टिकल्स, एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी 10,000 में से एक कह सकते, 8,000 10,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओन पाथ, यानी वो वापस अपने रास्ते पे वापस चला गया, यानी बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स। तो ही कंक्लूडेड थ्री थिंग्स, उन्होंने तीन चीजें कंक्लूजन करी। पहला कि most of the alpha particles goes straight, it means that most of the alpha particles goes straight, it means that there is a lot of empty space in the atom. उन्होंने कहा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, चले गए सीधे, इसका मतलब ये था कि इसके अंदर में ज्यादातर क्या है, एम्प्टी स्पेस है, एटम के अंदर क्या है, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। सेकेंड वन, some alpha particles are deflected from their original path, it means that all the positive charge is concentrated at the center, all the positive charge is concentrated at the center of the atom। यानी उन्होंने कहा कि जैसा थॉमसन ने कहा था कि पूरा फैला हुआ है पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज, तो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेंटर में कंसंट्रेटेड, यानी कि थॉमसन से जस्ट अपोजिट इन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा से अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है, यदि अल्फा अगर पूरा का पूरा फैला होता तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और पूरा वो पॉजिटिव चार्ज अगर फैला रहता तो रिपेल कर देता, यानी वापस सारे अल्फा पार्टिकल सीधे वापस चले जाते जिधर से आए थे, लेकिन ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह इकट्ठा है। तो उन्होंने कंक्लूजन किया कि एटम के सेंटर में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एकत्रित है। क्लियर है? तो ये इनकी थियरी थी। तीसरा बात ये कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ, यानी कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ था, गया और वापस अपने पाथ पे चला आया। तो इसका मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो सेंटर है, सेंटर का नाम उन्होंने रख दिया न्यूक्लियस, सेंटर का क्या नाम रखा, न्यूक्लियस रख दिया।
सेंटर का नाम रख दिया क्या, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा ये जो न्यूक्लियस है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि 10,000 अल्फा पार्टिकल, 8,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो है ना रिटर्न हो रहा था, इसका मतलब ये न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही स्मॉल। क्लियर है? तो दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो ये तीन चीजें थी, तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये तीन बातों को कहा है। तो हम चलेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर। What are the atomic models of Rutherford? So, on the basis of the alpha particle experiment, Rutherford made following observation. First, the entire positive charge and almost entire mass of the atom is concentrated in a very teeny region of 10 to the power minus 15 meter called the nucleus. उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली एंटायर मास ऑफ द एटम इज concentrated at the center of the atom, and this center is called, बुला रहे क्या कोई? हमारे भी बोल रहे। The entire positive charge and almost entire mass of the atom is concentrated at its center in a very teeny region of the order of 10 to the power minus 15 meter, यानी 1 फर्मी मीटर के करीब जो आया था। तो यहाँ पे वो डेटा याद हो ना हो, बल्कि मेन चीज ये है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और एंटायर मास जो है ना, वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, और उस सेंटर का नाम न्यूक्लियस रखा। सो इन दिस वे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अगर हम कहें कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो रदरफोर्ड ने करी। अब दूसरा है द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। कह रहा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, यानी पॉजिटिव चार्ज कहां पे, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। देखिए ये 2D है, सर्कुलर ऑर्बिट्स है, कहीं आप स्फीयर नहीं समझने लगा। तो 2D यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते थे। जैसे कि रिम है, एक रिम हो तो सेंटर से रिम जो है ना चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस को, तो इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दूसरी पार्ट हो गया। तीसरे की पार्ट करें, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है वो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। देयरफॉर एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। कह रहा टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। थोड़ा यहाँ लिखा हुआ अलग अलग सा थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इस तरह से यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा तीसरी बात में बोला। और साथ ही साथ कहा सबने कि सर्कुलर मोशन जब कोई भी पार्टिकल कर रहा होता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज provided by the electrostatic force of attraction between the electrons, negatively charged electrons and the positively charged nucleus. यानी कि जो necessary centripetal force है, it is provided by the electrostatic force between negatively charged electrons and positively charged nucleus. यानी nucleus और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, वही जो है यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है। तो दिस इज द थियरी ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की ये थियरी थी। नाउ रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को चलेंगे। क्या क्या कैलकुलेशन उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने, उस पर बात करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगला हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इस पर बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ये इन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में दौड़ रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है, मान लेते ग्रीन कलर से मैंने बनाया, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस। अब व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई अल्फा पार्टिकल जाएगा सीधे न्यूक्लियस पे गया, और न्यूक्लियस पे जाने के बाद यानी कि एकदम टच करेगा नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्या करेगा, न्यूक्लियस इसको रिपेल कर देगा, यानी एक तरफ जाते जाते जो अल्फा पार्टिकल है जाएगा, आगे जाने के बाद एक जगह जाकर रुक जाएगा और फिर वापस वहीं से रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो अल्फा पार्टिकल हमारा जो अदर फोर्ड ने भेजा, उन्होंने कहा कि जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा। यानी कि व्हेन अल्फा पार्टिकल goes to the nucleus but it is repelled by the nucleus and returns back on its own path, then in this case all the kinetic energy of the alpha particle will be converted into electrostatic energy at the point of closest approach. So first of all, what is closest approach? The minimum distance up to which the alpha particle reaches to the nucleus before returning on its own path. Any minimum distance to the nucleus up to which alpha particles reaches, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल जाता है और वहां से वापस वो क्या होता है, रिटर्न बैक हो जाता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोज। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। रामदेव, टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या समझ में आता है? So the minimum distance up to which alpha particles approaches to the nucleus before returning on its own path is called the distance of the closest approach. Okay, good. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, मिनिमम डिस्टेंस जहां पे अल्फा पार्टिकल्स जो है ना यानी पहुंचता है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके कैलकुलेशन पे चलते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब जरा देखा जाए, हमने कहा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी यानी मूव कर रहा होगा, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², 1/2 mv², ये हो गया। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के क्यू, बोलेगा जरा, what is the potential formula of the potential energy, anybody knows? K q1 q2 upon r, I think. हेलो, क्या हुआ, सुनाई दे रहा है? Yes sir. K q1 q2 upon r square, K q1 q2 upon r होता है, upon r square। तो K q1 q2 upon r होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्लियर है ना। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को अगर हम यहाँ पे K से लिख रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 क्या है, Q1 की कुल Q1 जो होगा वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, यहाँ पे के ही मान लेते हैं, के ही अल्फा पार्टिकल, ये काइनेटिक एनर्जी हम के ही लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ के लिख रहा है ना कांस्टेंट के, इसलिए दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो के ही विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R, तो के ही विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा कांस्टेंट के, Q1 की वैल्यू 2e होगा क्योंकि 2e के बराबर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है, इनटू बात करें न्यूक्लियस पर, तो वो न्यूक्लियस पर ZE के बराबर चार्ज होगा, जितना भी मान लेते हैं E एक प्रोटॉन पर चार्ज है तो इनटू Z उसका एटॉमिक नंबर है, तो ZE के इक्वल न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, तो 2e इनटू ZE अपॉन R।
मान लेते आर नॉट, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के सिंबल में हम आर नॉट लिखते हैं। इस तरह से आर नॉट को यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आर नॉट की वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ, सो आर नॉट विल बी इक्वल टू, अगर हम आर नॉट को यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो आर नॉट विल बी इक्वल टू हो जाएगा के 2ZE स्क्वायर, के 2ZE स्क्वायर अपॉन के। तो ये आपके आर नॉट की वैल्यू आ गई, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट का ये फार्मूला आपके पास होगा के 2ZE स्क्वायर अपॉन के, के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। K is, you know the value of K is 9 into 10 power 9, 2, and the Z is the atomic number, and E is 1.6 into 10 power minus 19. So you know the every value. So this is the formula of, this is the formula of distance of closest approach, that is R naught is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2ZE square upon EK, that is the kinetic energy, where EK is kinetic energy of the alpha particle. Clear है? यहाँ CC particle से लिखा हुआ है, but that is alpha particle. Now everyone, I think everyone knows the distance of closest approach. Now next term in the Rutherford model is impact parameter. What is the impact parameter? तो impact parameter पे हम बात करते हैं कि impact parameter क्या होता है। उससे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एटम है, एटम के अंदर कुछ तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर है। मान लेते हैं सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लिया कि कोई अल्फा पार्टिकल है, मैं ये लाइन मान लेता हूँ कि एक लाइन है, ये सेंटर से, एटम के सेंटर से जा रहे हैं। अब एक अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे आया और थोड़ा सा उसका डिफ्लेक्शन हो गया। अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हो गया इस तरह से। तो अब ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन हो गया, तो हमारा जो सेंटर ऑफ एटम का जो सेंटर है उससे कितना डिस्टेंस पे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का कितना डिस्टेंस पर है वो देखा जाए। अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितना डिस्टेंस पर है, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, तो देखा जाए ये वाली डिस्टेंस देखे तो, यानी इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर। यानी जरा फिर से ये रेड कलर से दिखा दें, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम इस डिस्टेंस को ही कहते हैं बी, इस डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? बी। तो जरा ध्यान दें, यानी कि जो सेंटर होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी होगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर था फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से, ये जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है उससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दिस इज कॉल्ड व्हेन द पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब पार्टिकल फार अवे न्यूक्लियस से दूर हो उस समय की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जब ये दूर था पहले, उस समय जो वेलोसिटी वेक्टर था और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस से होने वाली सेंट्रल लाइन है, जो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेफिनेशन की बात करें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ ए पार्टिकल लिखा अल्फा पार्टिकल, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंट्रल लाइन से when the particle is far away from the nucleus is called the impact parameter। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का एक बात करें, अब हम इरेज करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें जरा, तो देखिएगा ये डिस्टेंस आई थिंक सबको समझ में आ गया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है और जो सेंट्रल लाइन जो न्यूक्लियस से पास करती है, उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल
from the central line of the nucleus when the particle is far away from the nucleus is called the impact parameter. अब what are the formula of the impact parameter? Impact parameter को हम लोग b से डिनोट करते हैं, किस सिंबल से? स्मॉल b से डिनोट करते हैं. इम्पैक्ट पैरामीटर को हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं. एट इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर cot थीटा by 2 upon ek, where ek is the kinetic energy, where z is the atomic number of the nucleus, ek is kinetic energy of the alpha particle, and theta is the angle of scattering. और थीटा क्या था? एंगल ऑफ स्कैटरिंग था. अच्छा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या था कि जैसे कि मैंने देखा था आपने कि न्यूक्लियस वाली ये लाइन है और यहां से जा रही थी तो ये हुआ था, तो ये थीटा ये वाली लाइन है, ये जो थीटा ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग था. तो आई थिंक समझ में आ गया रामदत्त? हेलो, यस सर. ये समझ में आ गया आपको? नहीं आया? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलिए. यस सर. हेलो, इम्पैक्ट पैरामीटर Yes, समझ sir. में आया? यस समझ सर. में आ गया? कोई डाउट है? नहीं ना? बताइए जरा, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? टेल मी व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर. The minimum distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus is called the impact parameter. Okay, good. What is the formula for the impact parameter? It is denoted by b, small b. It is 1/4 pi epsilon naught into ze square cot theta by 2 upon ke, kinetic energy. Okay, what is the theta here? What is the theta here in? So theta is the angle between the angle of the deflection, which Actually, angle of deflection, that is angle of scattering. What is Yes. z? What is z? Atomic number. Hello. yes sir. तो अब जरा देखिए, ये था आपका. अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, इनका डेरिवेशन नहीं करना है, तो सीधे आपको याद कर लेना कि इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन भी समझ में आ गया और उसके बाद ये फार्मूला है कि 1 of b equal to 1/4 pi epsilon z square cot theta by 2 into ak. And now Rutherford's scattering formula. रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला था कि कितने पार्टिकल्स स्कैटरिंग होंगे. तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला था, सीधे इसका डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं करना है. तो n थीटा इज इक्वल टू n, तो देखा जाए यहाँ पे NINT z स्क्वायर e पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर r स्क्वायर e स्क्वायर sin पावर 4 थीटा by 2, where n theta is the number of alpha particles, where n theta is the, what is this n theta? N theta is number of alpha particles. Ni, what is Ni? This Ni is Ni को क्या कहें? Ni is the total number of alpha particles. Ni is the total number of alpha particles reaches the screen. यानी Ni is the total number of alpha particles reaches the screen. Small n, what is small n? Small n is the number of atoms per unit volume in the foil. Number of atoms per unit volume of the foil. And Z, what is Z? Is the atomic number. E is the kinetic energy of the alpha particle here. And small t is the foil thickness. And small t here, this small t is the foil thickness. So once again I'm going to tell you, n theta, that is the number of alpha particles, will be equal to Ni, that is the total number of alpha particles, into small n. Small n is the actually number of atomic density आप कह सकते हो, यानी कि number of atoms per unit volume in the foil. Per unit volume foil में कितने atoms हैं, and T is the thickness of the foil. Foil की कितनी thickness है वो है. And Z is the atomic number, e to the power 4, you know that 1.6 into 10 power minus 19, 8 pi epsilon naught whole square, r square. R is the minimum distance approach. यानी हेलो बोलिए रामदत्त, ये टेल मी. हेलो
यस सर। बोलिए, कुछ डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, इसको बस आप याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से अगर देखें इस फार्मूले से, तो n थीटा दैट इज n थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin पावर 4 थीटा बाय 2। यानी जो n थीटा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ये n थीटा जो है, यानी कि n अगर डिनोट करते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin पावर 4 थीटा बाय 2। यानी sin थीटा बाय 4 के sin थीटा बाय 4 के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपको इस फार्मूले से सिर्फ क्या करोगे, इस फार्मूले से यानी कितने अल्फा पार्टिकल्स, मान लेते थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो n की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जरा देखा जाए, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा हुई तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे यानी कि पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे n की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी जैसे जैसे थीटा ज्यादा हो रहा था, यानी नंबर ऑफ स्कैटरिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग इज क्या हो रहा था, 0। अगर थीटा की जगह पे 180 रख देता हूं, थीटा की जगह पे क्या कर रख देता हूं, 180, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1। यानी कि आप कह सकते हो कि 180 पर यानी बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, स्कैटर्ड हुए। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटरिंग कम होता जा रहा था। तो ये फार्मूला था। अब लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के क्या क्या लिमिटेशंस है उस पर बात करेंगे। क्या क्या मॉडल है, एक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो पहली जो लिमिटेशन ये है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी स्टेबल, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, किसकी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी पे बात करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, a charge accelerated charge always emit radiation, always emit energy। कह रहा था, मैक्सवेल ने बताया था, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मान लेते मेरा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगा मतलब एनर्जी इमिट करेगा। अगर एनर्जी ये इमिट करेगा, इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, इसकी कम होगी। तो अब जरा देखा जाए, जब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन जो होता है हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद डायरेक्शन हर पल बदलती रहती है। इसलिए सर्कुलर मोशन इज आल्सो ए accelerated motion. Since electron is moving on a circular orbit, then its motion will be accelerated motion. So since it is moving, it is doing accelerated motion, so according to the Maxwell's electromagnetic wave theory, electron will also emit radiation. Electron will also emit radiation. It means that the energy of the electron will be gradually decreases and decreases finally, and the electron finally fall in the nucleus. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा मतलब नष्ट हो जाएगा, एटम ही क्या होगा, नष्ट। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम विल बी इज नॉट देयर, एग्जिस्टेंस विल बी फिनिश्ड। यानी जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगा, अस्तित्व में ही नहीं रहेगा एटम। तो इस तरह से मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी के अनुसार, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और एक्सेलरेटेड मोशन करता हुआ कोई भी चार्ज जो है ना, इसके थियरी के अनुसार, मैक्सवेल के थियरी के अनुसार, वो रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा करता है, इसका मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और फाइनली उस क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसे नहीं स्टेबल एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो ये था। दूसरा है अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम। अब दूसरे की बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें। लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि यहाँ पे फाइन स्पेक्ट्रम है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। कह रहे एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम यानी कुछ स्पेक्ट्रम लाइंस निकलती एटम से, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब चलते हैं हम, अगला जो मॉडल हमारा आता है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले इसको हम लोग कल करते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
So now, bye everyone. A video will be uploaded on the YouTube also, and a video will be also available on the this app. So you can, whenever you have any doubt, you can see the video.